हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं वर्क एनर्जी एंड पावर के प्रॉब्लम क्वेश्चन का चौथा पार्ट। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के सेशन में हम लोगों ने वर्क एनर्जी एंड पावर का प्रॉब्लम क्वेश्चन का तीसरा पार्ट देखा था। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग उससे आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने आज की सेशन की और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है, क्या पूछा है आपसे क्वेश्चन नंबर 1 में कि 1 किलोग्राम मात्रा को 9.8 मीटर ऊंचाई तक उठाने में लगभग कितना कार्य किया जाएगा। आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कोई 1 केजी का मात्रा है। अब यहाँ पे मात्रा बोला है तो कुछ भी हो सकता है, चाहे 1 केजी का आपका लोहा हो, पत्थर हो, कुछ भी हो। बस आपको इतना समझ लेना है कि मान लीजिए कि आपका ये 1 केजी का कोई वस्तु है, ठीक है सर। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि इसको जो है, इस 1 केजी के वस्तु को कितना ऊंचाई तक उठाया जा रहा है, तो 9.8 मीटर तक की ऊंचाई तक उठाया जा रहा है। और आपसे पूछा जा रहा है कि इस वस्तु को 9.8 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में लगभग कितना कार्य किया जाएगा। W इक्वल्स टू क्या होगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको पीछे के सेशन में बताया था कि जब कोई वस्तु पृथ्वी सतह से ऊपर की ओर जा रही हो या पृथ्वी सतह से उसको उठाई जा रही हो, तो उस समय या उस दौरान जो किया गया कार्य होता है वो वस्तु के स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे कि सर इस क्वेश्चन में भी वस्तु को क्या किया जा रहा है सर, 9.8 मीटर की ऊंचाई पर या 9.8 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जा रहा है। मतलब क्या कि यहाँ भी सतह से वस्तु क्या हो रही है सर, ऊपर उठाया जा रहा है। तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं कि सर किया गया कार्य जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो सर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा, वस्तु की पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। ऐसा मैंने आपको पीछे के सेशन में बताया था। अब देखिए, तो आप क्या कह सकते हैं कि सर इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे किया गया कार्य इक्वल टू क्या हो जाएगा, mgh हो जाएगा। जी बिल्कुल यही चीज़ हो जाएगा। आप याद रखेंगे इस चीज़ को कि जब भी क्वेश्चन में आपसे ये कहा जाए कि वस्तु को ऊपर की ओर उठाया जा रहा है या उठाई जाती है, तो उस सिचुएशन में अगर आपसे क्या पूछ दे, कार्य पूछ दे, तो आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे, mgh, स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला लगाएंगे। और आप कहेंगे कि जब वस्तु ऊपर की ओर उठाई जाती है तो उस स्थिति में किया गया कार्य जो होता है वो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा के क्या होता है, बराबर होता है। मेरे मित्र आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि आपका जो वस्तु है उसका द्रव्यमान कितना है, m कितना है, तो आप कहेंगे सर 1 केजी है। कितना है सर, 1 केजी। वस्तु को कितना ऊपर उठाया जा रहा है, तो सर 9.8 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जा रहा है। अच्छा पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कितना लेंगे हम, तो सर क्वेश्चन में तो दिया ना है, तो अपने मन से 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे, यही ना लेंगे। चलिए इन सारे वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि सर किया गया कार्य इक्वल टू हो जाएगा 1 गुना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना सर, 9.8। अब फिर आपका ऊंचाई कितना सर, 9.8। मतलब आप ये कह सकते हो कि सर किया गया कार्य जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 9.8 का स्क्वायर और हम क्या लगा देंगे, जूल लगा देंगे, तो इतना ही कार्य किया जाएगा। आपसे जो क्वेश्चन पूछा है 1 किलोग्राम मात्रा को 9.8 मीटर ऊंचाई तक उठाने में लगभग कितना कार्य किया जाएगा, तो आप कहेंगे 9.8 स्क्वायर जूल कार्य किया जाएगा। यानी कि आपके इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अब आप कहेंगे कि इस पे यहाँ पे आप गुना क्यों नहीं कर दिए, तो भैया आपका क्वेश्चन पहले ही स्क्वायर में दिया हुआ है, आप इसको गुना करेंगे तो कोनो ऑप्शन ना आएगा। तो इससे तो बढ़िया है ना कि हमको सीधे स्क्वायर मिल गया, मेरा आंसर ही मिल गया 9.8 स्क्वायर जूल। अगर हाँ गुना करके वैल्यू लिखा हुआ रहता तो ऑब्वियसली हम लोग गुना करके वैल्यू लिख देते, लेकिन जब ऐसे ही आंसर दिया हुआ है तो हमको क्या आपत्ति हो सकती है। उम्मीद करते हैं आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा है। मतलब कि कोई कार है और आपका एक रेल इंजन है, दोनों की जो गतिज ऊर्जा है वो दोनों क्या है, समान है। और कहा जा रहा है आपसे कि किसका संवेग ज़्यादा होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है।
कार का संवेग ज़्यादा होगा, रेल इंजन का ज़्यादा होगा, या दोनों का समान होगा, या निश्चित नहीं कहा जा सकता। तो आप सीधे कहेंगे कि सर रेल इंजन का ज़्यादा होगा। तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप कहेंगे सर क्यों? तो आपको मैंने पीछे के सेशन में बताया था कि जिस वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा होता है उस वस्तु का संवेग भी क्या होता है सर? ज़्यादा होता है। जिस वस्तु का द्रव्यमान कम होता है उसका संवेग भी क्या होता है सर? कम होता है, क्योंकि संवेग इक्वल टू हम लोग क्या कहते हैं? P इक्वल्स टू एम भी कहते हैं। P इक्वल्स टू हम लोग क्या कहते हैं? एम भी कहते हैं। तो संवेग जो है वो द्रव्यमान पे भी निर्भर करता है और वस्तु के वेग पे भी निर्भर करता है। लेकिन आप कहिएगा कि क्या वही कंसेप्ट यहाँ भी लागू हो जाएगा कि सर अगर द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो संवेग ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली मित्रों। लेकिन आप कहेंगे कि सर क्वेश्चन का रूप कुछ अलग है। इसमें कहा हुआ है कि एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों समान गतिज ऊर्जा है, दोनों की गतिज ऊर्जा क्या है? समान है। तो किसका संवेग ज़्यादा होगा? तो भैया आपको पता है कि गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध होता है ना। अभी जस्ट मैंने आपको पीछे के वीडियो में बताया था, गतिज ऊर्जा एवं संवेग में एक रिलेशन होता है। और आप कहते हो सर वो रिलेशन क्या है? तो के इक्वल टू आप P²/2m का रिलेशन कहते हो। ये कहते हो कि नहीं कहते हो? तो चलिए सर हम मान लेते हैं कि सर कार का जो गतिज ऊर्जा है, कार का जो गतिज ऊर्जा है वो कितना है सर? तो हम कह देते हैं इसको सर कि P²/2m1 इसको मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 2m1। और फिर हम कहते हैं सर कि रेल इंजन का जो गतिज ऊर्जा है वो कितना है? रेल इंजन का गतिज ऊर्जा कितना है? तो हम कहेंगे सर रेल इंजन का गतिज ऊर्जा हो जाएगा P²/2m2 मान लीजिए। कार का आप m1 माने हैं तो इसका द्रव्यमान आप m2 मान लीजिए। इतना तो आप समझ ही पा रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पे मतलब कार के संवेग को आप P1 मान लीजिए और रेल इंजन के संवेग को आप P2 मान लीजिए। अब ये और ज़्यादा सही मुद्रा में आ गया। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि दोनों का जो गतिज ऊर्जा है वो क्या है सर? समान है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे मित्र आप क्या कह सकते हैं? P1² अब बटा क्या हो जाएगा? 2m1 इक्वल टू P2² अब बटा क्या हो जाएगा? 2m2। यही ना हो जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है कि किसका संवेग ज़्यादा होगा। तो मेरे मित्र हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि सर P1² अब बटा P2² इक्वल टू हम ये लिख सकते हैं सर कि 2m1 अब बटा क्या हो जाएगा सर? 2m2। 2m1 बटा 2m2 हम इसको ऐसे लिख लिए P1/P2², P1²/P2² और 2m1 बटा 2m2 इसको बराबर कर दिए। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि सर ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और P1/P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? P1/P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो सर √m1/m2 हो जाएगा। √m1/m2 हो जाएगा। या हम ये भी कह सकते हैं सर इसका मतलब ये हुआ कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द √m। P जो है आपका वो किसके प्रोपोर्शनल है? तो वस्तु के द्रव्यमान के स्क्वायर का क्या है सर? प्रोपोर्शनल है। सॉरी स्क्वायर नहीं, रूट का क्या है? प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर द्रव्यमान बढ़ेगा तो संवेग भी बढ़ेगा, द्रव्यमान घटेगा तो संवेग भी क्या होगा सर? घटेगा। तो आप सीधे सीधे ये भी कह सकते थे कि सर यहाँ पे रेल इंजन का द्रव्यमान ज़्यादा है इसीलिए रेल इंजन का संवेग भी क्या होगा सर? ज़्यादा होगा। तो आप इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते थे। उम्मीद करते हैं आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या पूछा है? क्वेश्चन 3 आपसे पूछा है कि 750 वाट की एक विद्युत वॉशिंग मशीन का उपयोग 4 घंटे प्रतिदिन के लिए किया जाता है। कोई आपका वॉशिंग मशीन है, कोई वॉशिंग मशीन है सर, और ये कितना वाट का है? तो सर 750 वाट का है और ये पर डे कितना यूज़ हो रहा है सर? तो 4 घंटा यूज हो रहा है। तो टोटल कितना, टोटल वाट कितना हो रहा है? टोटल कितना वाट उपयोग हो रहा है? तो आप कहेंगे 750 को सर 4 से गुना कर देंगे तो कितना वाट टोटल आपका उपयोग हो रहा है? तो सर 3000 वाट टोटल उपयोग में हो रहा है। आप कहेंगे कि सर आपने पीछे के सेशन में बताया था कि 1 किलोवाट इक्वल टू क्या होता है? 1000 वाट होता है और 1 वाट इक्वल टू क्या होता है? तो 1 वाट इक्वल टू 1/1000 किलोवाट होता है। तो
तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हैं सर कि 3000 वाट है, तो ये किलोवाट में कितना हो जाएगा? तो आप कहिएगा 3000 को हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका कैंसिल हो गया। तो ये क्या आ गया आपका 3 किलोवाट आवर में ना, चूंकि आप घंटा से पहले ही मल्टीप्लाई कर चुके हैं, तो 3 किलोवाट आवर। तो आपका 1 किलोवाट आवर इक्वल टू कितना यूनिट होता है? तो सर 1 यूनिट होता है। यहाँ पे 3 किलोवाट आवर है तो कितना यूनिट हो जाएगा? आप कहेंगे सर 3 यूनिट हो जाएगा। तो मेरे मित्र आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अच्छा देखिए, अगर आपको इतना करने का मन नहीं है तो मैंने आपको पीछे एक शॉर्ट तरीका भी बताया था कि जितना वाट का एप्लियंसेस दिया हुआ है, मतलब क्या कि जितना वाट का आपका कोई विद्युत बल्ब, वॉशिंग मशीन, पंखा, जो कुछ भी दिया हुआ है क्वेश्चन में वो, और वो जितना देर आपका चल रहा है और आपका जितना दिन का मांग रहा है, सबको गुना कर दीजिए एक साथ और उसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए। टोटल कितना यूनिट एक दिन में वो उपयोग करेगा वो चीज़ निकल जाएगा। आप कहेंगे यहाँ कैसे होगा? तो देखिए कि 750 वाट की एक विद्युत वॉशिंग मशीन का उपयोग 4 घंटा किया जा रहा है। मतलब क्या कि मैंने आपको बोला कि जितना एप्लियंसेस बोला जा रहा है तो इसमें सिर्फ 750 वाट की एक विद्युत फॉगिंग मशीन बोली जा रही है। तो सर ये विद्युत वॉशिंग मशीन बोली जा रही है, तो सर हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि सर 750 और ये कितना देर उपयोग में हो रहा है सर? 4 घंटा उपयोग में किया जा रहा है। तो 750 गुना 4, इसको हमको क्या करना है सर? चूंकि हमसे एक दिन में पूछा जा रहा है, एक दिन में मशीन द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा, तो यहाँ पे गुना आप 1 भी कर दीजिए सर, गुना आप 1 भी कर दीजिए और बटा आप कितना करेंगे सर? 1000 बटा आप कितना करेंगे? 1000। देखिए ये और ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। आप कहेंगे 25 या 75 होता है, 25 चौका 100 होता है, ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 3 यूनिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3 यूनिट। ऐसे ना करने का मन करे तो ऐसे कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यदि 50 वाट का बल्ब 1000 जूल की ऊर्जा का उपभोग करता है, कोई 50 वाट का बल्ब है और वो 1000 जूल का ऊर्जा का क्या करता है? उपभोग करता है, तो बल्ब द्वारा लिया गया समय क्या होगा? मतलब ये कहा जा रहा है कि अगर कोई 50 वाट का बल्ब 1000 जूल ऊर्जा का उपभोग करता है तो बल्ब इस ऊर्जा को कितने समय में उपभोग करता है? बस आपको वही समय निकालना है। मतलब क्या कि आपको टी निकालना है। आप कहेंगे तो सर हमारे क्वेश्चन में दिया क्या क्या है? तो आप यहाँ पे खुद ही देखिए ना कि आपको बल्ब का शक्ति दे दिया है, मतलब पी दे दिया है सर कितना? तो 50 वाट दे दिया है। पी कितना है? 50 वाट। अच्छा कितना जूल कार्य करना पड़ रहा है सर? 1000 जूल उसको क्या करना पड़ रहा है सर? ऊर्जा का उपभोग करना पड़ रहा है। तो भाई ऊर्जा इक्वल टू हम लोग क्या कहते हैं सर कि हम लोग कहते हैं सर ऊर्जा जो होता है वो कार्य के बराबर होता है। और भाई बाप P इक्वल्स टू W/T जो लिखते हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि शक्ति इक्वल टू कार्य बटा समय, चूंकि कार्य जो होता है वो ऊर्जा के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो आपका 1000 जूल कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है सर? 1000 जूल कहा जा रहा है, वो यहाँ पे किस तरह से यूज होगा सर? तो एज अ वर्क के तरह से यूज होगा, कार्य के तरह यूज होगा। तो आप कहेंगे तब सर इसका आंसर क्या होगा? तो चूंकि देखिए आपको P दिया हुआ है कितना सर? 50 वाट दिया हुआ है और आपका कह रहा है कि 1000 जूल की ऊर्जा का उपभोग करता है। मतलब क्या हुआ कि आपका जो ऊर्जा है वो कितना दिया हुआ है सर? 1000 जूल दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 1000 जूल। चूंकि ऊर्जा किसके बराबर होता है? कार्य के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? कार्य के बराबर होता है। तो हमने लिखा है कि P इक्वल्स टू होता है W/T, शक्ति इक्वल टू कार्य बटा समय। चूंकि ऊर्जा कार्य के बराबर है, किसके बराबर है? कार्य के बराबर है। तो आपका जो शक्ति है वो कितना है? 50 वाट है। अच्छा ऊर्जा जब कार्य के बराबर है तो यहाँ पे कार्य कितना हो रहा है? 1000 जूल हो रहा है। हमको क्या निकालना है? समय निकालना है। मेरे मित्र हम इसको ऐसे कर सकते हैं क्या? 50T इक्वल्स टू 1000, ऐसे कर सकते हैं क्या? क्या इस जीरो से इसको कैंसिल कर सकते हैं और 20 पाँचे हम लोग 100 लिख सकते हैं क्या? क्या हम लोग T इक्वल टू 20 सेकेंड कह सकते हैं अपने इस क्वेश्चन का सही आंसर? ऑब्वियसली कहेंगे मेरे मित्र। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे कहा जा रहा है
कि द्रव्यमान m और 9m के दो निकाय समान गतिशील ऊर्जा के साथ हस्तांतरित हो रहा है, उनके रैखिक संवेग का अनुपात डैश होगा। एक बार फिर से सुन लीजिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द्रव्यमान m और 9m के दो निकाय समान गतिशील ऊर्जा के साथ हस्तांतरित हो रहा है, उनके रैखिक संवेग का अनुपात डैश होगा। 1:3, 1:4, 4:1, 3:1। क्या होगा इसका आंसर, आपको बताना है। आप कहेंगे सर ये बनेगा कैसे, तो कुछ नहीं, बहुत ही आसानी से बनेगा। हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं, माना कि m द्रव्यमान वाली निकाय का वेग जो है वो क्या है सर, u है। क्या है, u है। और दूसरे सिचुएशन में मान लेते हैं कि 9m द्रव्यमान वाली निकाय का जो वेग है, सिस्टम का जो वेलोसिटी है, निकाय का जो वेग है, उसको क्या मान लेते हैं, v मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं सर, v मान लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपसे क्या कहा जा रहा है कि जो आपका द्रव्यमान m वाला निकाय है और 9m वाला निकाय है, दोनों का जो गतिज ऊर्जा है वो दोनों क्या है, समान है। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं सर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले m द्रव्यमान वाली निकाय का गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर हाफ mu² हो जाएगा, हाफ mu² हो जाएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों का जो गतिज ऊर्जा है वो क्या है, बराबर है, तो हाफ mu² इक्वल टू हम लिख सकते हैं हाफ, यहाँ पे द्रव्यमान क्या हो जाएगा सर 9m, यहाँ पे वेग क्या माने हैं तो v², 9m v²। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सर, mu² बटा 2 इक्वल टू 9m v² अब बटा 2, ऐसे लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर। क्या ये 2 और 2 कैंसिल हो सकता है, ऑब्वियसली कैंसिल हो सकता है। ये m और m कैंसिल हो सकता है, ऑब्वियसली कैंसिल हो सकता है। तब आप कहेंगे कि सर इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे u² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9v² हो जाएगा। यस सर। अब u इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे √9v² हो जाएगा। तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप कहिएगा सर 3v हो जाएगा। u इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3v हो जाएगा। देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि जब द्रव्यमान m और 9m के दो निकाय समान गतिशील ऊर्जा के साथ हस्तांतरित हो रहे हैं तो उनके रैखिक संवेग का अनुपात क्या होगा। भैया संवेग कैसे निकालते हो, तो आप कहते हो सर द्रव्यमान गुना वेग। क्या कहते हो सर, द्रव्यमान गुना वेग। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जब ये गतिज ऊर्जा इसकी समान है तो इसका रैखिक संवेग का अनुपात क्या होगा। तो मेरे मित्र आप क्या कहेंगे कि सर P1 बटा P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा। अच्छा P1 किसके लिए, m द्रव्यमान वाली निकाय के लिए, तो इसका संवेग क्या होगा, तो आप कहिएगा सर m और वस्तु का वेग आपने कितना माना था u, तो mu अब बटा P2 के लिए आपने कितना माना था वेग v, लेकिन इसका द्रव्यमान कितना है तो 9mv, यही ना होगा रेशियो। अच्छा ध्यान दीजिए कि यहाँ पे आप कह रहे P1 बटा P2 इक्वल टू mu बटा 9mv, यहाँ पे आप u का वैल्यू निकाल रहे हैं 3v, तो इस जगह पे हम u का वैल्यू रख देते हैं। तो हम कहेंगे सर m इंटू क्या हो जाएगा 3v अब बटा क्या होगा 9mv, ये भी और भी आपका कैंसिल हो जाएगा, ये m और ये m कैंसिल हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 हो जाएगा, ये हो गया 1 बटा 3। या हम लोग कह सकते हैं कि P1 बटा P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बटा 3 हो जाएगा। अच्छा अनुपात पूछा है P1:P2 इक्वल टू 1:3 हो जाएगा। तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, आपसे क्या पूछा है, बहुत ही आसान सा और शानदार सवाल आपसे पूछा है। एक घर में एक महीने में 200 इकाई ऊर्जा की खपत होती है। कोई घर है, उस घर में एक महीने में 200 यूनिट ऊर्जा की खपत होती है, मतलब 200 यूनिट विद्युत जो है वो खपत होता है।
तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो 200 यूनिट विद्युत खपत होता है या ऊर्जा खपत होती है, तो ये जूल में कितना होगा, ये आपको बताना है कि सर जूल में ये ऊर्जा कितनी होगी। आप में से बहुत सारे लोग सोचने लगेंगे, लेकिन सोचने वाला यहाँ पे कोई बात ही नहीं है। जब कह रहा है कि 200 यूनिट ऊर्जा की खपत हो रही है, इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि सर कितना किलोवाट ऊर्जा की खपत हो रही है, तो सर 200 किलोवाट आवर ऊर्जा की क्या हो रही है सर, खपत हो रही है। आप कहेंगे ऐसे कैसे आप कह दिए, तो मेरे मित्र मैंने आपको अभी बताया है कि सर 1 किलोवाट आवर इक्वल टू कितना होता है सर, 1 यूनिट होता है, 1 यूनिट होता है। अगर हम कह दें कि सर 1 यूनिट बराबर कितना होता है, तो आप क्या कहिएगा, 1 किलोवाट आवर कहिएगा। अगर हम कह दें कि 200 यूनिट इक्वल टू, आप क्या कहिएगा, तो कहिएगा 200 किलोवाट आवर। अच्छा ध्यान दीजिए, आपसे पूछा है कि ये 200 यूनिट ऊर्जा जूल में कितनी होगी, तो भाई ये बताओ कि 1 किलोवाट आवर जूल में कितना होता है, तो आप कहेंगे 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। अब ये मत कहिएगा कि ये कहाँ से आ गया, मैंने थ्योरी वाले पोर्शन में बताया है कि ये कहाँ से आया है। क्योंकि आप जानते हो कि 1 किलोवाट आवर इक्वल टू कितना होता है, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। भाई यहाँ 200 वाट का आपको निकालना है, 200 किलोवाट आवर निकालना है, तो 1 किलोवाट में इतना, तो 200 में कितना हो जाएगा। आप कहिएगा सर एकरा गुना कर दीजिए 200 को किससे, तो 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल से गुना कर दीजिए। चलिए यहाँ से पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ नीचे 10 आ जाएगा, ई वाला जीरो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल। आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 36 दूना 72, 36 दूना 72, एगो जीरो यहाँ पे है तो एगो जीरो यहाँ भी रखेंगे, और गुना 10⁻⁶ हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10⁻⁶ हो जाएगा। आप कहिएगा सर इसको और स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं, तो क्या करेंगे सर कि यहाँ जो 2 जीरो है तो इसके 1 और 2 अंक बाद दशमलव दे देंगे, तो इहो भाग जाएगा ऊपर, ई 6 है तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो देखिए 7.2 इंटू आप क्या कह सकते हैं 10⁸ जूल। क्या कह सकते हैं सर, 7.2 इंटू 10⁸ जूल। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि सर हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 7.2 इंटू 10⁸ जूल। देखिए कुछ नहीं किए हैं इस क्वेश्चन में। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि कोई घर है उसमें 1 महीने में 200 यूनिट ऊर्जा की खपत होती है, तो ये 200 यूनिट ऊर्जा कितना जूल में होगा। तो आपको पता है 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 यूनिट, 1 यूनिट इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। यहाँ पे आपसे 200 यूनिट कहा गया तो सीधे सीधे हो गया 200 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर में इतना जूल होता है, तो 200 से ओकरा गुना कर दिए, इतना आ गया। उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, आपसे क्या पूछा जा रहा है, सेम क्वेश्चन जो अभी आपने पीछे क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करा, बस वही चीज़ है। क्या पूछा जा रहा है कि एक घर में 1 माह में 300 इकाई ऊर्जा खपत हुई। पिछले क्वेश्चन में 200 इकाई था, यहाँ पे 300 इकाई है। तो आपसे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जूल में यह ऊर्जा कितनी होगी। सेम क्वेश्चन आपका, वहाँ पे 200 यूनिट खत्म हो रहा था, यहाँ पे 300 यूनिट खत्म हो रहा है। तो आप क्या कहेंगे कि सर ये जो 300 यूनिट है इसका मतलब ये हुआ सर ये 300 किलोवाट आवर है। क्यों? क्योंकि 1 किलोवाट आवर इक्वल टू कितना होता है, 1 यूनिट होता है। अच्छा आपको पता है कि 1 किलोवाट आवर इक्वल टू कितना कहते हैं सर, तो 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल कहते हैं। आपको यहाँ पे 300 यूनिट का निकालना है, तो 300 गुना 3.6 इंटू 10⁻क्या हो जाएगा, 6 जूल हो जाएगा। चलिए इसको यहाँ से हम पॉइंट हटाते हैं, यहाँ पे 10 आएगा, ये 0 और ये 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 6 तिया 18, 3 तिया 9, 1 10 और ये 1 0 यहाँ पे आ जाएगा, और 10⁻ यहाँ पे 6 है। चलिए इसको थोड़ा और स्टैंडर्ड कर लेते हैं। क्या करते हैं सर, इधर से 1 2 3 अंक बाद दशमलव दे देते हैं। 1.08 इंटू 3 अंक बाद इधर दशमलव देंगे यहाँ पे, तो इधर इसके पावर में 3 जुट जाएगा, तो हम कहेंगे 10⁻ कितना हो जाएगा सर, 9। 6 था 3 जुट गया तो कितना हो गया, 9। तो
तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 1.08 इंटू 10⁹। क्या कहेंगे 1.08 इंटू 10⁹। तो आप देखिए कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1.080 इंटू 10⁹। यहाँ पे हम जीरो ना लिखें, आप लिख ही लीजिए जीरो, न तक गड़बड़ाते रहिएगा इसमें। तो अब आपका ये सही हो गया, ऑप्शन से मैच कर रहा है। दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ तक के सारे क्वेश्चन को आप आसानी से समझ पाए होंगे। अब अगर आपको पूरे चैप्टर यानी कि वर्क, एनर्जी एंड पावर से किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मेरे ख्याल से आप उसका जवाब सही दे पाएंगे। मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।